मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। तो हम त्रिकोणीय संघर्ष के दूसरे योद्धाओं के बारे में आज बात करने वाले हैं। पश्चिम भारत की तरफ हम अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि वहां पर एक नई शक्ति ने उदय लिया। ये राजपूतों की शक्ति थी। राजपूतों का उदय माना जाता था माउंट आबू, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, वहां से राजपूतों का जन्म होता है। और उन राजपूतों में सबसे सर्वप्रथम शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा। हम अपने इतिहास पर नजर अगर दौड़ाएं तो 712 में हुए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद अगर किसी ने भारत की सीमा की हिफाजत की है तो वो थे गुर्जर प्रतिहार, जिनकी वजह से 300 सालों तक यानी कि महमूद गजनबी के आक्रमण तक अरब आक्रमणकारी भारत की पश्चिम सीमा को नहीं भेद पाए। उनके पास जो दूसरे अन्य रास्ते थे उत्तर भारत से आने के, वो वहीं की योजना बना पाए। हालांकि ये भी एक अलग बात है कि सन 1018 में इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों का एक राज्यपाल अपनी गद्दी छोड़कर भाग जाता है, जिस कारण महमूद गजनबी को भारत पर आक्रमण का मौका मिल जाता है। आज हम उसी भारत के गौरवान्वित इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आने वाले भविष्य में मुगलों को और विदेशी आक्रमणकारियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर करेगा। तो इन्हीं राजपूतों की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गुर्जर से तात्पर्य है गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में है। आप मेरे पीछे के मानचित्र पर गौर करिए। ये इलाका गुर्जर प्रतिहारों का है, गुजरात और राजस्थान का ये क्षेत्र। यहां से होते थे अरब आक्रमणकारियों के हमले। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। सन 738 में नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को भारत आने से रोक दिया और इतनी बुरी तरह परास्त किया कि एक लंबे समय तक अरब आक्रमणकारी भारत पर हमले की योजना बनाने की भी नहीं सोचते थे। देखिए, ये वो क्षेत्र है गुर्जर प्रतिहारों का जो आपको दिख रहा होगा, और ये वो बीच में आपको कन्नौज दिख रहा होगा, जिसके लिए संघर्ष अभी जारी है, पालों का, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रकूट के बारे में बात की थी, जिनके बारे में हमने कहा था कि शुरुआती दौर में गुर्जर प्रतिहार राजाओं को ये हरा देंगे और पालों की तरफ से धर्मपाल को लगातार 2 बार हार मिलेगी। हमारी अगली वीडियो रहेगी बंगाल के पाल वंश पर फिलहाल हम अभी फोकस करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर। तो देखिए, पहला राजा था, इसका योग्य शासक था नागभट्ट प्रथम। 738 में अरबों को आक्रमण से इसने रोका। हमने अभी इसके बारे में आपको बताया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था वत्सराज। वत्सराज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाला ये पहला राजा था। इसने धर्मपाल को हराया। देखिए, इंद्रायुध यहां पर था, मैंने आपको पहले भी बताया। धर्मपाल यहां पर कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज उसको हरा देता है। परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रकूटों के राजा ध्रुव ऊपर चढ़ाई करते हैं और वत्सराज को वहां से अपदस्थ कर देते हैं, यानी कि वहां से गुर्जर प्रतिहारों को खदेड़ देते हैं। वो स्वयं भी इस पर शासन नहीं करते, जिस कारण यहाँ पर धर्मपाल फिर से अपना कब्जा जमाने आ जाता है। तो ये बात थी वत्सराज की। उसके बाद इस त्रिकोणीय संघर्ष में जो अगला राजा प्रतिभाग करता है वो था नागभट्ट द्वितीय। वैसे आपको इतिहास की इतनी जानकारी मेरी पुरानी वीडियो से ही मिल गई होगी कि इस युद्ध को अंत में जीतते भी गुर्जर प्रतिहार ही हैं। देखिए किस तरह से। हालांकि आरंभिक दौर में हमने बताया कि राष्ट्रकूट बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेता है। फिर धर्मपाल यहां पर अटैक करता है। धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय हरा देता है, पर इतिहास फिर करवट बदलता है और एक बार फिर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय वहां पर हमला करके नागभट्ट द्वितीय को वहां से खदेड़ देता है। और इस प्रकार एक बार फिर से बिना शासन किए ही राष्ट्रकूट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चले जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इस कुल के सबसे शक्तिशाली राजा की। हम बात करते हैं मिहिर भोज की। मिहिर भोज ही वो राजा है जो इस त्रिकोणीय संघर्ष को जीतकर गुर्जर प्रतिहारों के नाम करता है। हालांकि शुरुआत में तो वो बंगाल के जो शासक हैं देवपाल, उनसे भी हार जाता है। देखिए, जब गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से मिहिर भोज यहां पर बैठते हैं इस क्षेत्र में, तो कौन हरा देता है उनको? देवपाल, बंगाल का जो शासक है देवपाल उनको हरा देता है। परंतु अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मिहिर भोज बहुत ही योग्य शासक था। उनके चांदी के सिक्के द्रम के रूप में हमें आज भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मिहिर भोज क्या करता है। मिहिर भोज जो राष्ट्रकूट इनको बार बार पराजित करते थे, उन्हीं राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण द्वितीय को हराकर ये साबित कर देते हैं कि अब, क्योंकि कृष्ण द्वितीय से पहले अमोघ वर्ष का शासन था। मेरी पुरानी वीडियोस देखिए,
जो बनी है राष्ट्रकूटों पर। तो गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से मिहिर भोज हरा देता है कृष्ण द्वितीय को, और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की इस त्रिकोणीय संघर्ष में हो जाती है विजय। और इन 100 सालों के दौरान कन्नौज पर कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता, परंतु फिलहाल अब नियंत्रण में है कन्नौज। किनके? गुर्जर प्रतिहारों के। अच्छा देखिए, मिहिर भोज देवपाल से पराजित हो जाता है, परंतु कृष्ण द्वितीय को हराकर कन्नौज का संग्राम वो जीत लेता है। ये विष्णु का उपासक होता है, यानी कि वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी। तो ये आदि बाराह तथा प्रभास की उपाधि धारण करता है। और अभी हमने आपको बताया कि चांदी के द्रम सिक्के इसके मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल सिंहासन पर बैठता है। आपने प्रत्येक वंश में देखा होगा, एक ना एक राजा तो ऐसा आ ही रहा है जो कला को संरक्षण दे रहा है, चाहे वो पल्लव वंश से नरसिंह वर्मन द्वितीय हो, चाहे वो राष्ट्रकूटों से अमोघ वर्ष हो। वैसे ही गुर्जर प्रतिहारों में महेंद्रपाल के दरबार में एक बहुत बड़े कवि थे, राजशेखर। उनकी जो कृतियां हैं वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण और बाल भारत ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। किसकी कृतियां हैं? राजशेखर की। और मैं आपको बता दूं, राजशेखर गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के दरबार में था। ध्यान से सुनिए, जिसने कला को संरक्षण दिया। तो नोटिस भी करते जाइए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो कला पर बिल्कुल बल दीजिए, साहित्य और मंदिरों पर ध्यान दीजिए। ज्यादा युद्धों के बारे में नहीं पूछा जाता, वो तो आपसे संघर्ष, ताकि आप इतिहास को सही से पढ़ पाए, तो मैं आपको बता रहा हूं। वरना फोकस आप रखिए लेखकों की जीवनियों पर, कृतियों पर, राइटर्स पर, किसके दरबार में है और मंदिरों पर। ठीक, आप ध्यान सुनते जाइए। अच्छा, महेंद्रपाल ने किसको हराया? महेंद्रपाल ने, देखिए वहां पर तो कब्जा हो ही गया है, आप ध्यान से मेरी बात को भी सुनते जाइए। कन्नौज पर तो कब्जा हो गया है। अब महेंद्रपाल क्या करता है, सन 914 ईस्वी में जाकर के इंद्र तृतीय को हरा देता है। ये बेवजह की लड़ाई भी आप कहेंगे, जब जीत चुके हैं तो आप आगामी समय के लिए अपने शासन को कमजोर करेंगे, कुछ ऐसा ही होता है। महेंद्रपाल शक्तिशाली राजा था, इंद्र तृतीय को हरा देता है, परंतु क्या इंद्र तृतीय इसका बदला नहीं लेगा? और इंद्र तृतीय क्योंकि राष्ट्रकूट शक्तिशाली थे, मिहिर भोज ने भले ही उनको कमजोर किया था, उसके बाद और ज्यादा प्रभाव दिखाते हुए महेंद्रपाल कृष्ण द्वितीय को हरा देता है। सॉरी, इंद्र तृतीय को हरा देता है, कृष्ण द्वितीय को तो मिहिर भोज ने हराया था। ठीक, अब क्या होता है, अगला शासक महिपाल आता है। मैंने आपको बताया क्या इसका बदला नहीं लिया जाएगा। 915 ईस्वी में कन्नौज को बुरी तरह लूटा जाता है। इंद्र तृतीय, जिसको महेंद्रपाल ने हराया था, वो काउंटर अटैक करता है और बुरी तरह से परास्त कर देता है। यहां से देखिए महिपाल को। महिपाल काफी शक्तिशाली था। आपको मैंने इतिहास में राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ाया था कि अल मसूदी ने इंद्र तृतीय को बहुत शक्तिशाली बताया है। जाहिर सी बात है, तो अल मसूदी इसका भी समकालीन रहा होगा महिपाल का, और महिपाल को ही उसने कहा है आर्यव्रत का महाराजाधिराज। मैंने कहा है ये जिसके भी दरबार में जाएंगे कोई इसकी बुराई तो करेंगे नहीं बेवजह, क्यों किसी की बुराई मोल लेंगे, तो उसने उसकी भी तारीफ की। देखिए महिपाल के बारे में हमने बताया। देखिए इंद्र तृतीय ने इसको खूब लूटा, दबा के लूटा। इंद्र तृतीय यहीं पर ही नहीं रुका। मैंने कहा महेंद्रपाल ने इंद्र तृतीय को हराया था, लेकिन अब इंद्र तृतीय कहां तक पहुंचा आप देखिए। अब अगला है, अच्छा कृष्ण तृतीय के बारे में भी मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, जिसने तोकल्लम के युद्ध में चोलों को हराया था। और जब चोलों को हराया था तो पुरानी प्रतिद्वंद्विता के खातिर वो इनको कहां छोड़ने वाला था। 963 ईस्वी में उसने कन्नौज को बुरी तरह रोंद दिया, और इतनी बुरी तरह रोंद दिया कि अब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगा। गुर्जर प्रतिहार यहां से काफी कमजोर हो गए, परंतु फिर भी वो अपनी सत्ता की चमक को थोड़ा हद तक बनाए रखा। इंद्र तृतीय ने बुरी तरह से परास्त किया कन्नौज पर आक्रमण करके। लेकिन महिपाल के बाद से ही वो कमजोर होने लगे थे, और रही कसर पूरी कर दी 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय ने बुरी तरह से परास्त किया। इंद्र तृतीय ने परास्त किया महिपाल को, और कृष्ण तृतीय ने तो बैंड बजा दिया। ठीक, अच्छा अब गुर्जर प्रतिहारों में राज्यपाल का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये कमजोर पड़ गए और अपने लंबे समय तक इन्होंने अरबों का आक्रमण से रोक के रखा, तो सन 1018 में महमूद गजनबी का आक्रमण भारत पर होता है। ये बड़ी त्रासदी यहाँ पर एक घटती है। ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि जिसके लिए इतिहास इनको बहुत जिम्मेदार भी ठहराएगा। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय पर, उस समय गुर्जर प्रतिहार नरेश यहाँ पर, क्योंकि वो यहीं से आक्रमण हुआ अरब, उस समय यहाँ पर थे राज्यपाल। उनका नाम ही राज्यपाल है, गुर्जर प्रतिहारों के राजा। वो बिना युद्ध लड़े ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। उससे क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार का जो राजा है
सॉरी वो जो राजा है, राजा के भागने पर गजनबी पूरे इलाके को लूटता हुआ गुजरात चला जाता है और गुजरात ने भी सोलंकी नरेश भीम प्रथम गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं और तब वो सोमनाथ मंदिर को भी लूटता है। जब ये बात पता चलती है कि राज्यपाल गद्दी छोड़कर भाग गया तो चंदेल शासक विद्याधर बहुत नाराज होता है। तो पहले तो विद्याधर राज्यपाल को मारता है, विद्याधर पहले राज्यपाल को मारता है जो शासक भागा था भगोड़ा, और उसके बाद वो महमूद गजनबी से लोहा लेने चला जाता है और किसी तरह से महमूद गजनबी के आक्रमण को वो रोकने में कामयाब हो जाता है। परंतु उसके बाद भी महमूद गजनबी भारत में काफी तहलका मचा चुका होता है और इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों का अंत हो जाता है और गुर्जर प्रतिहार अपने इतिहास में न सिर्फ अरबों को रोकने वाले साबित हुए बल्कि लास्ट का यह समय अरबों को आक्रमण का न्योता देने वाला भी साबित हुआ। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों के बारे में मिली जानकारी हमने आपको प्रदान की। हमारे अगले अध्याय में हमारा ध्यान रहेगा बंगाल के पाल वंश पर और आपसे आशा करता हूं कि आप लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और जितनी आपको जानकारी मिल रही होगी उसको आप नोट भी कर रहे होंगे। धन्यवाद। अब आप इंतजार करिए अगली वीडियो का।